गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने चैप्टर 6 जो हमारा ईवीएस का चैप्टर है ग्रोइंग फूड, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर 6 ग्रोइंग फूड। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो सारी लिविंग थिंग्स होती है, चाहे वो प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें फूड की जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है? ग्रो करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स दोनों चीजें ग्रो होती हैं। हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड किस किस से मिलता है? दोनों चीजों से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, और एनिमल से हमें मीट मिलता है, एग मिलता है, और बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं, ठीक है। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का जो खाना है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। दे प्रोवाइड फूड टू ऑल अदर, और वो दूसरे लोगों को भी खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। विद द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो खाने की डिमांड है, फूड की डिमांड है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। जैसे यहाँ पे आपको बार चार्ट में दिख रहा होगा, इस तरीके से हमारी जो फूड की भी डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टू सच अ लार्ज पॉपुलेशन, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड की जरूरत पड़ती है, तो रेगुलर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड। तो प्रोडक्शन जो होता है वो फूड का, वो बहुत रेगुलर तरीके से होता है, और उसका स्टोरेज भी, ताकि फूड जो है वो खराब ना हो, उसका स्टोरेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है, और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है। तो इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बेसिस पर ही इंडिया में बहुत सारा जो फूड है वो प्रोड्यूस होता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो अभी हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे। कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? सम फार्मर्स own large farmlands, they grow large quantities of food crops which they sell in the market। कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े बड़े फार्मलैंड्स को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, या फिर रेंट पे भी ले लेते हैं, और उसके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फूड इज ग्रोन इन सरप्लस टू सेल इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। सो इस टाइप की फार्मिंग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा फूड जो है एक साथ ग्रो करते हैं, किस लिए? ताकि हम उसे मार्केट में बेच सके और हमें उससे प्रॉफिट मिल सके, तो उसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग। स्मॉल फार्मर्स, कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने फार्म्स के अंदर, जो उनके खेत होते हैं उनके अंदर वो अपनी जो क्रॉप्स है उनको ग्रो करते हैं। किस लिए? अपनी जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं। ऐसी फार्मिंग को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट फेमस वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ द अदर पीपल ऑन डेली वेजेस। कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरे के फार्म्स में काम करते हैं डेली वेजेस के ऊपर। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ जो फार्मर्स होते हैं, वो लैंड को रेंट पे या लीज पे ले लेते हैं, और फिर उसमें जो है वो काम करते हैं अपनी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। अगर इस कंडीशन में कोई फार्मर पे नहीं कर पाता रेंट, ठीक है, अपनी लैंड का, और उनको जो लैंडलॉर्ड्स हैं, तो समटाइम्स उसको अपनी क्रॉप्स में से आधा हिस्सा भी लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है, ताकि जो है उनका जो कैश है वो पे हो जाए। नेक्स्ट हमारी होती है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होती है? जिसमें कुछ फार्मर्स के पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स को एक साथ ग्रो कर लेते हैं, और वहां पे कुछ एनिमल्स को भी पालते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप क्या होता है? जब हम सेम काइंड के प्लांट्स को एक साथ ग्रो करते हैं किसी बहुत बड़े लैंड पे या फार्म पे, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि क्रॉप ऑफ राइस और पेडी मीन्स, अगर मैंने क्रॉप राइस की और पेडी की कोई क्रॉप करी है, तो इसका मतलब जो पूरे फार्म है, जो पूरा फार्म होगा वहां पे सारी राइस की ही फसलें होंगी। जो इंडिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं हर प्लेस की, सो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जो है इंडिया के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो हमारी 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती है, खारिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। अब इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले खारिफ क्रॉप्स।
वो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं और इनका टाइम पीरियड होता है जून टू सितंबर, जैसे कि राइस, ग्राउंडनट, कॉटन, मेज, सोयाबीन। रबी क्रॉप्स हमारी विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, इनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च का, जैसे कि वीट, पी, मस्टर्ड, ग्राम, लीन सीड। जायद क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती है जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रो की जाती हैं। ये हमारी होती है, दे आर ग्रोन बिटवीन द हार्वेस्ट ऑफ रबी क्रॉप्स, जब रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा होता है और खरीफ क्रॉप्स का सोइंग टाइम चल रहा होता है, उस बीच के टाइम पीरियड में हम जायद क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हमारी स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होती है। अभी हमने देखा क्रॉप प्रोडक्शन में क्रॉप्स क्या होती है और अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हम कौन सी होती हैं। अब देखते हैं कि किसी एक स्टेज क्या होती है हमारी जिसमें हम पूरा प्रोसेस इसको करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, स्टोरेज। सो ये बेसिकली हमारे 7 स्टेजेस हैं। अब इनको हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले जैसे अब इंडिया में बहुत ज़्यादा फार्मिंग जो है उनका चेंज हो गया है, पहले लोग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, अब मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन सॉइल प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले सॉइल को लूज किया जाता है। लूजनिंग जो और टर्निंग सॉइल को जब हम ऊपर नीचे करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से, जब ये मशीन चलती है तो जो नीचे वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली सॉइल जो है वो नीचे चली जाती है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, टाइलिंग और प्लाइंग बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स, जो रूट्स होती है वो डीपली अंदर तक उनके पास जो है एयर पहुंच पाती है। ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, जिसकी वजह से जो हमारी फसल है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स जो क्या होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं उनकी। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कम बैक टू द टॉप, और जो हमारी नीचे जो सॉइल होती है जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जो क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बोने के लिए। पहले लोग थे क्या यूज करते थे, काव और बुलडॉग्स यूज करते थे। आजकल जो है मशीन्स आती हैं, उसकी वजह से भी वो सीड्स को बहुत अच्छे से सो कर पाते हैं। सो हमें अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स को सबसे पहले सो करना चाहिए। आप सो करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि उनमें प्रॉपर डिस्टेंस है, ताकि जो है एक ही जगह पे ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स नहीं होगा। अभी जो है हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आ गए हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है। और इन वाली सीड्स को पानी की भी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जब हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो जाता है उसके बाद जब हमारी फसल इस तरीके से दिखती है तो उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, the substance which are added to the soil to add nutrients to it for a healthy growth of a plant। so ये वो चीज़ है जिसको हम प्लांट्स में ऐड करते हैं, जिससे उनमें न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है। हो सकता है कि किसी में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो जब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड करते हैं तो उसमें और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप की क्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। किसी कारण से अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो हमारी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत वीक होता है, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है उसमें और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करते हैं हमारी सॉइल के अंदर। इरिगेशन, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। हमें ये पता है कि किसी भी क्रॉप के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें रेनफॉल जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। तो हम लोग इस क्रॉप्स को प्रॉपर वाटर देने के लिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके यूज करते हैं। सीड्स अगर हमारे ड्राई कंडीशन में ग्रो होंगे तो पहली बात तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, और फिर वो हमारी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं आ पाएगी। सो अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स के लिए हमें उनको रेगुलरली वाटर करना चाहिए। जब हम उनको एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं अपनी क्रॉप्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, डैम्स, कैनल्स। और हमारे जो वेरियस मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हमारी जो पूरी क्रॉप्स है वो मैच्योर हो जाती है अच्छे तरीके से, उसके बाद हम उनकी कटिंग करते हैं।
पहले हम लोग मैन जो लोग थे वो इस तरीके से कटिंग करते थे। सिकल हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको यूज करते हैं काटने के लिए, और उसको किस तरीके से किया, या तो उनको पुल डाउन किया जाता है, खींचा जाता है, या फिर बिल्कुल ग्राउंड के पास से उनकी कटिंग की जाती है। लेकिन अब जो है मशीन्स यूज की जाती है इनकी जगह पे, तो हम दोनों तरीके से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, आइदर बाय मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन्स। थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम जो हमारी क्रॉप में से जो अनएडिबल पार्ट है, जो हम लोग खाते नहीं है और जो उसमें वेस्ट चीजें हैं उसको हटाते हैं। तो इस तरीके से हम थ्रेशिंग करते हैं, तो उसमें से जो अनएडिबल पार्ट है वो निकल के गिर जाता है बाहर। ठीक है, ये भी मैनुअली और मशीन्स दोनों तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा। ऐसे ही थ्रेशिंग के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है विनोइंग का। इस तरीके से फैन के सामने, जैसे ये अभी मैनुअली कर रही है इस चीज को, तो यहाँ पे एक विनोइंग फैन होता है जिसमें हम लोग क्रॉप्स को जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, और उसके अंदर जो हल्के जो चैफ वाला पार्ट होता है, डर्ट होती है और कोई पेस्ट वगैरह भी होते हैं, वो निकल के बाहर आ जाते हैं, और हमारा जो यहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल आया वो बिल्कुल साफ होता है। स्टोरेज। जब हम पूरा ये प्रोसेस कर लेते हैं तो हमारा फाइनल जो स्टेप होता है वो स्टोरेज होता है, कि हमने पूरा हम अपनी क्रॉप्स को और उसको साफ कर लिया है, हमारे पास ग्रेन्स निकल के आए हैं, तो अब उस ग्रेन्स का क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो ग्रेन्स को धूप में उनको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, ताकि जो उनके अंदर मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए बिल्कुल। फार्मर्स जो है स्टोर किस में करते हैं अपने ग्रेन्स को? जूट बैग्स में करते हैं या मेटेलिक बिन्स में करते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे स्टोरेज हो रही होती है, बहुत ज्यादा स्टोर करना होता है ग्रेन्स को, वहाँ पे हम ग्रेनरीज यूज करते हैं या फिर साइलॉज यूज करते हैं, ताकि जो पेट्स है, रेट्स है, इंसेक्ट्स है, वो हमारे अनाज को खराब न कर सके। नेक्स्ट, अब एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया जाएगा कि ओल्डन डेज में जो है लोग किस तरीके से करते थे, और अब ट्रेडिशनल जो हमारा टाइम चल रहा है उस टाइम पे फार्मर्स जो है क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। सो सबसे पहले पुराने टाइम पे लोग जो है क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करते थे, अपने क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है तो फार्मर्स के पास एग्रीकल्चर को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए नई नई टेक्निक्स आ रही है। सो फार्मर्स जो है सबसे, और इसकी वजह से जो है वो मार्केट की डिमांड को बहुत अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले बताया गया था जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, तो जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है जो है फार्मर्स को, वो हो रही है। सबसे पहले फार्मर्स जो इक्विपमेंट्स यूज करते थे, सिकल, प्लाउस और बुलडॉग्स यूज करते थे, वाटर व्हील्स यूज करते थे, लेकिन अब वो मशीनरीज यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स। इस तरीके से उनकी जो क्रॉप्स है वो अच्छी क्वालिटी में भी होती है, और जो मात्रा है, जो डिमांड है वो मार्केट की फुलफिल कर सकते हैं। असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि अभी हमारी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ने जो है फार्मर्स को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है। वो फाइनेंशियली भी उनको हेल्प कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि जो फार्मर्स है वो अपने इक्विपमेंट्स खरीद सके, मशीन्स खरीद सके, और बहुत मेहनत करके और अच्छी क्रॉप कर सके, ताकि उनको उनके जो कॉस्ट भी बाद में मिलती है, जब वो मार्केट में क्रॉप्स को, अपनी ग्रेन्स को बेचने जाते हैं, तो उनको अच्छी जब क्वालिटी होगी तो प्राइस भी बहुत अच्छा मिलेगा। सो एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज में हेल्प करते हैं उनको, कि इरिगेशन की फैसिलिटीज अलग अलग प्रोवाइड की जाती हैं। सब्सिडाइज प्राइस पे उनको मशीन्स, फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें मिलती है, कम रेट पे दी जाती हैं, और उनको इंश्योर किया जाता है कि जो वो प्रोड्यूस करके लेकर आएंगे मार्केट में, उनको उसके लिए अच्छा प्राइस दिया जाएगा। नाउ बंगाल फेमिन। फेमिन क्या होता है? फेमिन होता है जब एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है किसी भी जगह पे, या तो नेचुरल कॉज हो सकता है या फिर मैनमेड कॉज हो सकता है। सो नेचुरल कॉजेज में हम लोग जैसे बोलते हैं अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, ड्रॉट, फ्लड्स, या फिर लेस रेनफॉल, इसकी वजह से भी जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है उसको हम फेमिन बोलते हैं। ये जो है हमारा मैनमेड तरीकों से भी आ सकता है, वॉर्स की वजह से हो सकता है, इग्नोरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है कि गवर्नमेंट लोगों को इग्नोर कर रही है। सबसे बड़ा जो एग्जांपल है अभी हमारा इंडिया में वो बंगाल फेमिन का है। सो बंगाल फेमिन ऑफ 1943, ये 1943 में हुआ था। तो उस टाइम पे इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था, ब्रिटिशर्स जो उन पर राज कर रहे थे, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था। सो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जो हमारी जापान की जो आर्मी है वो इंडिया पे जापान की जो आर्मी है वो बंगाल की साइड से इंडिया में अटैक करने वाली है, ठीक है। और उसकी तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कुछ रूल निकाले, और उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हुई।
अब जैसे ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम पे इतने ज्यादा डरे हुए थे कि अगर बंगाल के साइड से जापानीज ने अटैक कर दिया तो जो पूरा इंडिया में जो है वॉर छिड़ सकती, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम था। तो उन लोगों ने क्या किया, ये प्लान किया कि जो बंगाल की साइड के सारे राइस के जो फील्ड्स थे वो जला दिए थे, और ताकि जापानीज अगर वहां से आते भी तो उनके आर्मी के लिए कुछ खाने के लिए ना बचे, और वो वैसे भी वीक पड़ जाएंगे। दे ऑल्सो स्टॉप द सप्लाई, और उन्होंने सारी ग्रेन्स की सप्लाई बंगाल में स्टॉप कर दी। वहां पे उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से जब वहां के नॉर्मल लोगों को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला, जनरल पब्लिक को, तो ऑलमोस्ट 3 मिलियन जो लोग थे वहां पे भुखमरी के कारण मरे, और वहां पे न्यूट्रिशन की लोगों में बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, और बहुत तरह तरह की बीमारियां वहां पे जनरेट होने लगी। अभी हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड पढ़ा, एक तो फार्मिंग इन इंडिया सीखा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें 7 स्टेजेस हमने पढ़ी थी। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि पहले किस तरीके से होता था और अब किस तरीके से हुआ। असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ने क्या हेल्प करी फार्मिंग के क्षेत्र में, और बंगाल फेमिन कब हुआ था और उसके क्या क्या रीजंस थे। सो थैंक यू।